बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। आज के इदारियों की जानिब बढ़ते हैं। आज हमारे पास इदारिये काफ़ी सनसनीखेज़ भी हैं और इनमें से एक सनसनीखेज़ इदारिया द न्यूज़ का है आज, जो कि किस नाम से शाया हुआ है, सेंसरिंग द इंटरनेट। यहाँ बात हो रही है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका के हवाले से द न्यूज़ कहता है कि सोशल मीडिया यूज़र्स की रातों की नींद उड़ाने के लिए पीका जो है वो वापस आ चुका है और इस के तहत इस रूल इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत न सिर्फ कोई भी इंटरनेट का कंटेंट जो गैर कानूनी कंसिडर किया जाएगा उसको न सिर्फ ब्लॉक किया जा सकता है बल्कि ताहयात हटाया भी जा सकता है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा इंटरनेट की सरहदों पर से। और इसके यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि प्रोसीजर्स, ओवरसाइट एंड सेफ गार्ड्स, यानी इंटरनेट पे पाकिस्तान में छपने वाला जितना भी मवाद है या ब्रॉडकास्ट होने वाला, डिजिटल मीडिया पे आने वाला जितना भी मवाद है, उसके हवाले से एक सेट ऑफ मेजर्स बनाया जा रहा है और जल्द ही उसका नफाज भी करने की सोची जा रही है। शायद आपको याद हो नाज़रीन, जिस दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी शाम मैंने इस हवाले से एक वीडियो की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कवानीन जो हैं ऐसे वो नाफिज करने के लिए सोचा जा रहा है और उससे एक दिन पहले उसी दिन सुबह को अयाज सादिक साहब का जो बयान आया था, ये तमाम चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान में कौमी सलामती के मामलात को जिस तरीके से बहुत हल्का लिया जाता है, बहुत उनका मजाक उड़ाया जाता है, उस हवाले से मैंने वो वीडियो की थी। अगर आप जाकर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, उसमें डिटेल से मैंने बताया था। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक सेट ऑफ मेजर्स, रेगुलेशंस का सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का, ISPs का भी उस हवाले से ये सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो और मेजर्स उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक ब्लैंकेट ब्लॉक से लेके जो कि कंटेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कंटेंट जिसमें हुकूमत या रियासती इदारों के ऊपर या किसी हुकूमती शख्सियत के ऊपर आप तनकीद करते हैं, तो उस हवाले से ब्लैंकेट ब्लॉक जो है कंटेंट के ऊपर वो एक सोचा जा रहा है। इसके अलावा डिसेंसी और ऑब्सैनिटी यानी गैर अखलाकी मवाद के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कंट्रोल के लिए एक जस्टिफिकेशन भी दी जा सकती है और उसके लिए PTA को मज़ीद ताकतवर किया जा सकता है, PTA को इख्तियारात दिए जा सकते हैं कि वो ऐसे कंटेंट को बंद भी कर सकता है, लिमिटेड भी कर सकता है, वार्निंग्स भी दे सकता है। और जो ऑनलाइन सिस्टम किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे अभी YouTube यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया सारिफीन है उनके हवाले से कि उनकी मॉनिटरिंग, ISPs की भी मॉनिटरिंग और उस सारे मवाद की मॉनिटरिंग, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग, डिजिटल मीडिया की मॉनिटरिंग ख़ास तौर पे, और वो तमाम तर ज़राए जिसके ज़रिए रियासती इदारों को, हुकूमत को, हुकूमती एहलकारों को वहाँ पर जो उनको डिफेम किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ एक तशहीरी मुहिम चलाई जाती है या उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मवाद के ज़रिए कोई मुहिम चलाई जाती है, तो उसको करटेल करने के लिए या उसको काबू करने के लिए ये कवानीन जो हैं उसके तहत इख्तियारात दिए जाएंगे PTA को। फाइनली वो ये कहते हैं कि एक और भी बहुत अजीब सी डिमांड जो है वो ये रखी जा रही है पाकिस्तान की जानिब से इस कानून के तहत कि इंटरनेशनल सोशल मीडिया कंपनीज़ जो हैं, जिनके तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा उनके यूज़र्स हैं, वो रजिस्टर करेंगे PTA के साथ और उनके ऑफिस जो हैं वो पाकिस्तान में लाजमी खुलेंगे। इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है और अगर इसके हवाले से एडिटोरियल आ जाए तो यकीन जाने कि ये तमाम तर चीज़ें बहुत करीब हैं, अगर इसके ऊपर मज़ीद कोई रखना नहीं पड़ता या कोई इसके अंदर ताख़ीर नहीं होती। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि तमाम तर रूल्स जो हैं डिजिटल पाकिस्तान के साथ मुतसादिम हैं। इदारे का कहना है कि डिजिटल पाकिस्तान जो इमरान खान का एक ख्वाब था, वो उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए लगते हैं। इस साल के शुरू में एशिया इंटरनेट कोएलिशन जो है, उन्होंने भी इस हवाले से, पेका के हवाले से बात करते हुए कहा था कि ये कवानीन जो हैं मुतसादिम हैं और बहुत मुश्किल होगा AIC यानी एशिया इंटरनेट कंटेंट के मेंबर्स के लिए कि वो अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान ला सकें। इदारिया कहता है कि इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ दौर में 2014-15 में इन कवानीन का इत्तलाक हुआ था और उस वक्त भी वज़ीर आज़म, उस वक्त नवाज़ शरीफ को ये कहा गया था कि पैका बिल 2016 के अंडर आने के बाद एक
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री स्पीच है, उसके ऊपर कदगन लगेगी। तो देखना यह है कि इस हवाले से क्या इक़दामात जो है वो हुकूमत उठाती है, वो देखना पड़ेगा। यकीनन उसके अंदर अभी वक्त है, अभी ये कवानीन बन रहे हैं, तो लिहाजा अभी इतना वक्त है कि इनके साथ बातचीत के ज़रिए इसको मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया जाए। डॉन का एडिटोरियल है विटनेस प्रोटेक्शन। नाज़रीन, तीन जो विटनेसेस थे, तीन एनी गवाहान जो थे नकीबुल्लाह महसूद केस में, उन्होंने गवाही देने से अगर मैं कहूँ कि इनकार कर दिया या उन्होंने मना कर दिया इस केस का हिस्सा बनने से, उसके ऊपर ये इदारिया, क्योंकि आई विटनेस जो है वो गवाह पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और उसी के ऊपर फ़ैसले बड़े से बड़े किए जाते हैं। मगर अब इदारिया ये कह रहा है कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उस हवाले से देखा जाए तो गवाहान जो हैं अपनी जान के खौफ से अब वो गवाही देने से डरते हैं, वो नहीं आते। और इस केस में भी यही हुआ है। इन्फ्लुएंशियल है राव अनवार बहुत ज़्यादा, उनके ख़िलाफ़ और मुश्तबा अफराद के ख़िलाफ़ जो यकीनन पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। नकीबुल्लाह महसूद का एक जाली पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें उनको मार दिया गया था और उसके बाद की हिस्ट्री से आप यकीनन वाकिफ़ हैं। PTM भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है उन्होंने ताकत और इक़्तिदार में आने की कोशिश की और अपना असल मकसद भूल गई। बहुत लंबी कहानी है, मगर देखा जाए तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि नकीबुल्लाह महसूद, जिनके वालिद भी इंसाफ का इंतज़ार करते करते वो दुनिया से जा चुके हैं, उस केस में तीन अहम गवाहान ने गवाही देने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि गवाहान खौफ के मारे सच बोलने से घबराते हैं और वो नहीं गवाही नहीं देते, और यकीनन इसमें उनका कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम, जुडिशल सिस्टम इस कदर कोलैप्स होता जा रहा है, इस कदर कमज़ोर हो गया कि भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक जज जो है वो इंसाफ की अपील करती नज़र आई है चीफ जस्टिस से, तो गवाहान बेचारों की क्या हैसियत होगी। यहाँ पे बल्दिया टाउन केस की मिसाल दी है, बल्दिया फैक्ट्री के जो आग लगी थी उस केस की मिसाल दी गई है इदारिये में कि वहाँ पर पैरामिलिट्री रेंजर्स ने प्रोटेक्शन को, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया था गवाहान की, तो ये केस इतना आगे चला या कुछ इसके अंदर फ़ैसला हो पाया। इदारिये का कहना है कि किसी भी तरह करके किसी भी जुडिशल सिस्टम में मौजूद गवाहान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मदद चाहती है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया है आज का। एक मुस्लिम लड़की गुलनाज, जिसको जलाकर ज़िंदा आग लगाकर मार दिया गया, उस बच्ची के हवाले से आप ख़बरें सुन रहे होंगे आजकल। मुसलमान बच्ची थी जिसको ज़िंदा जला दिया गया। 15 नवंबर को उसकी डेथ हो जाती है। इस वाक़े के 2 हफ़्ते के बाद 2 नवंबर को वाक़या होता है, लेकिन आज तक उसके अंदर कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए, और इसलिए नहीं पकड़े गए कि वो जो मोदी रजीम के अंदर, मोदी का ने जो एक सल्तनत जुल्म और बर्बरियत की कायम कर रखी है भारत में, उसमें फ़ैशिस्ट जो संघ परिवार है भारत का, जिनको प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी ख़ुद और उनके होम मिनिस्टर सतीश शाह, वो ख़ुद उसको वो करते हैं, रूल करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। और उन्होंने एक तरह से खुलेआम इजाज़त दे रखी है कि किसी भी, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, भारत में इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ़ कौमियतों की, मुख्तलिफ़ अक़लियतों की, मुख्तलिफ़ ज़ात की बच्चियाँ जो हैं वो इस वक्त, बच्चियाँ और बच्चे दोनों, वो रेप का, गैंग रेप का, ख़ुदकुशी का और इस तरह के तमाम तर वाक़यात का निशाना बनते हैं। मारा पीटा जाता है उनको, और गैंग रेप तो एक बहुत आम बात बन चुकी है इस वक्त इंडिया में। रिपोर्ट्स ये हैं कि एक मुश्तबा शख्स को इस केस में पकड़ा गया है, जिसको शायद मेन कल्प्रिट यानी मरकज़ी जो मुजरिम है, मुलजिम है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मगर पुलिस रिलक्टेंट है इन्फ्लुएंशियल लोगों पर हाथ डालने से, क्योंकि वो मोदी की जो संघ परिवार है ये, और बहुत एक जुल्म की अलामत समझी जाती है भारत में, उसके साथ उनका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, यहाँ इदारिया कहते हैं 2014 से जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह के जराइम में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। यहाँ वो ये कहते हैं कि तमाम कम्युनिटी की और तमाम मज़ाहिब की ख़वातीन जो हैं वो मुसलसल चीख रही हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म किए जा रहे हैं, उनको मारा जाता है, रेप किया जाता है, और ज़बरदस्ती एक मज़हब से दूसरे मज़हब में कन्वर्जन भी की जाती है। सतीश राय और इसके साथ 2 आदमी थे जिन्होंने गुलनाज को आग लगाई जब वो घर से बाहर कूड़ा फेंकने जा रही थी। आग लगा के उसको भरी गली में लोगों के सामने उसको मार दिया गया, और वो 15 नवंबर को उसकी डेथ हो गई। जाने से पहले उसने नाम भी लिए पुलिस के सामने FIR में, रिपोर्ट में, और उसने बयान भी दिया कि मुझे ज़बरदस्ती, ये हिंदू जो 3 लोग थे इसमें से सतीश मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता रहा, जो कि मैंने नहीं की, और फिर उसने मेरे साथ ये किया।
यहाँ पे जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे 8 साल की बच्ची का हवाला दिया गया है, मुसलमान बच्ची जिसको गैंग रेप किया गया, वो बाद में बच्ची को मार दिया गया। 2012 में एक यंग लड़की जिसको दिल्ली में चलती बस में ज़्यादती का निशाना बनाया, गैंग रेप का, निर्भया केस से आप वाकिफ़ होंगे, यकीन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसके बाद पूरा भारत जो था वो सड़कों पर था और उन्होंने लड़कियों के ख़िलाफ़, रेप के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद की। मगर हैरत है कि उसके बाद, इतनी बड़ी तहरीक के बाद भी भारत में रोज़ाना, सिर्फ भारत की नहीं बल्कि जो बैरून ममालिक से सयाह औरतें आती हैं, टूरिस्ट आती हैं, उनका भी बड़ा ब्रूटल उनका कत्ल किया गया। गोवा के सबर्ब्स में ऐसे वाक़यात बहुत हैं। अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 32,033 रेप केसेस जो हैं सिर्फ 2019 में रिपोर्ट हुए हैं भारत में। बहुत अफसोस का मकाम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दायरे के इन मोदीज़ इंडिया रेपिस्ट एंजॉय इम्प्यूनिटी, बहुत अफसोस का मकाम है। बहुत सी हिंदू औरतें और मर्द जो हैं उन्हें भी मारा गया है। सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है, इसमें हमारे बहुत से हिंदू बहन भाई जो हैं उनको भी मोदी की फ़ैशिस्ट रजीम में जुल्म का सामना है। और यहाँ पर साहिर लुधियानवी की नज़्म का हवाला दिया है इदारे ने कि भारत की औरतें मदद चाहती हैं। ये हवा की बेटी ज़ुलेखा की हमजिन्स, राधा की बेटी कहाँ है जिन्हें हिंद पे नाज है वो सब कहाँ हैं। साहिर लुधियानवी बहुत अजीम नाम है, इनका नाम ही इनके कलाम का तारुफ है। वोटिंग मशीन ट्रिब्यून का दूसरा इदारा नाजरीन, जो अभी की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी इलेक्शन की इस्लाहात के हवाले से जो अभी रिसेंटली एक प्रपोजल दिया उसमें ई वोटिंग और वोटिंग मशीन्स का जो इजरा है वो है, उन्होंने उसका तारुफ कराने का कहा है, जिसके ऊपर तम बाकी पार्टीज़ के बहुत सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि बहुत आसानी से इसके ज़रिए इलेक्शन को रिग किया जा सकता है। जैसे 2016 के अमरीकी इंतखाबात थे जिसमें कहा यह गया कि रशिया की जानिब से वोटिंग मशीन्स जो थी वो हैक की गई। अभी भी यही बात की जा रही है कि ईरान और रशिया ने शायद इसमें, इलेक्शन से पहले ये बात की गई कि ईरान और रशिया की जानिब से हैकिंग का ख़तरा मौजूद है। यहाँ पे दारिया कह रहा है कि यहाँ पे केसेस ऐसे हुए हैं कि जब मशीन्स को टेस्ट किया गया तो एक जो लॉगिंग थी वोट्स की उसमें कोई तरतीब नहीं थी। यहाँ ये भी कहा गया कि मशीन्स की मेंटेनेंस, उनको बना कर रखने, उनको लगाने और उनकी ट्रेनिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा ख़र्च मुंतज़र है जो कि पाकिस्तान पता नहीं उठा सकता है या नहीं। और पाकिस्तान की 70% आबादी जो है या 60% आबादी जो है वो नाख्वानदा है, तो उनको इन मशीन्स के हवाले से बहुत अरसा लग जाएगा और इस तमाम तर अरसे में वो ताकतें फ़ायदा उठाएंगी जो वोट को चोरी करना चाहती हैं या इलेक्शंस को चोरी करना चाहती हैं। तो नाज़रीन, एक चीज़ अभी आई भी नहीं पाकिस्तान में और उसके हवाले से जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बातचीत पहले शुरू होगी। भारत में वोटिंग मशीन्स हैं या अमेरिका में हैं, बहुत सी जगहों पर है। पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने के बजाय हम मज़ीद अंधेरों की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे वो ये भी कहते हैं, आरटीसी का हवाला दिया कि जब आरटीसी 2018 के इलेक्शंस में काम करना छोड़ गई थी तो उसकी वजह से इलेक्शंस जो थे, अब इदारिया ने ख़ुद से ही फैसला दे दिया कि 2018 के इलेक्शंस जो थे वो आरटीसी की वजह से रिग किए गए। यहाँ पे नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की जो एक कॉल है, मुबैना कॉल जो उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को की थी 2018 की रात, इलेक्शन की रात, कि मैं हार रहा हूँ, तो जनाब आप लोगों के पास फिर सिर्फ चीफ जस्टिस ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह जाता है जब आप लोगों को हारने का डर होता है, और फिर आप लोग कहते हैं कि फ़ौज सियासत में क्यों आती है। खैर, ये मेरी अपनी राय थी। आज के इदारे जो हैं वो मैंने आपके सुनाए, कल आपके सामने मज़ीद इदारियों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।